नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पिछली शेयर मार्केट के ऊपर जो वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखी है तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से जो लिंक होगा उस पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना कि यदि हम शादी की जब बात आती है तो वहाँ पे एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, और बीच में होते हैं जो रिश्ता कराते हैं वो एक रिश्तेदार होते हैं या फिर हमारा कोई कॉमन दोस्त होता है। यानी कि लड़का और लड़की के बीच में एक आदमी होता है जिसकी सहायता से लड़का लड़की मिलते हैं और आगे बातचीत चलती है शादी के लिए। वैसे ही किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए शेयर खरीदने वाले और शेयर बेचने वाली कंपनी के बीच में एक आदमी होता है, एक माध्यम होता है जिसे हम लोग ब्रोकर कहते हैं, और जिसकी मदद से हम लोग एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं और उसको अपने खाते से जोड़ते हैं। अब आपके मन में क्या कभी ये क्वेश्चन आया है कि यदि ब्रोकर कंपनी जिसमें हमने अपना डीमैट अकाउंट खोला हुआ है, यदि वह बंद हो गई या फिर भाग गई, चाहे वो एंजल वन हो, अप स्टॉक हो, जीरोधा हो, ग्रो हो या फिर कोई भी ब्रोकर कंपनी हो, यदि वो भाग गई तो हमारा पैसा वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि कैसे। तो देखिए, डीमैट अकाउंट, मान लीजिए कि मेरा ग्रो कंपनी में मैंने डीमैट अकाउंट खोला था और ग्रो कंपनी जो थी वो भैया हो गई यहाँ पे बैंक करप्ट, बंद हो गई। ठीक है, अब बंद हो गई तब क्या होता है कि अब मैं क्या करूँगा कि नया डीमैट अकाउंट मैं खोल रहा हूँ, और मान लीजिए कि मैं एंजल वन में खोल रहा हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे मेरे 10 लाख शेयर हैं और 2 लाख जो हैं वो कैश है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक CDSL कंपनी है जो निवेशक जितने भी लोग हैं और शेयर मार्केट जो शेयर में शेयर खरीदते हैं उनका ये सर्टिफिकेट अपने पास रखती है, और वहाँ पर ये शेयर में जितने भी निवेशक हैं ना उनका डाटा रखती है। तो आप एंजल वन वाले से बोल करके यहाँ पे आप लिंक करा सकते हैं, CDSL से अपना अकाउंट लिंक करा सकते हैं। अब जब आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा तो यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट में जितने भी शेयर रहेंगे ना वो सब दिखने लग जाएंगे इस नए वाले डीमैट अकाउंट में। अब ट्रेडिंग में जो आपका पैसा फंसा हुआ है ना उसको कंट्रोल करती है सेबी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेबी होती है वो भैया आपका 25 लाख तक पैसा आपका वसूल करा सकती है, और इसे कांटेक्ट करने के लिए आप 18 00 22 75 75 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल पर सिंपली सर्च कर सकते हैं कि सेबी या फिर CDSL से कांटेक्ट कैसे करें। तो वहाँ पे आपको नंबर या फिर कोई ईमेल मिल जाएगा, आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। निवेश के तरीके या फिर रास्ते। दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए 2 रास्ते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करना। इसमें हम कंपनियों की जो रिसर्च होती है वो हम खुद से करते हैं और खुद ही शेयर खरीदते हैं, और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं सब ने इसी तरीके को अपनाया है और इसी तरीके से निवेश किया है और खुद कामयाब बना है। जितने भी बड़े बड़े निवेशक रहे हैं उन लोगों ने खुद धीरे धीरे पैसे लगा करके और रिसर्च कर करके अपने अनुभव से डायरेक्ट तरीके से ही बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। दोस्तों, विजय केडिया जो कि इंडिया की एक जाने माने सफल निवेशक हैं, एक समय पर उनके पास शेयर मार्केट में लगाने के लिए पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर शेयर मार्केट को सीखने और उसमें से पैसे बनाने की भूख थी, और छोटे छोटे अमाउंट से उन्होंने निवेश किया, और आज उनकी नेटवर्थ 800 करोड़ से भी अधिक है। राकेश झुनझुनवाला, जिनको कि इंडिया का वारन बफे भी कहा जाता है, उन्होंने 5,000 रुपये से निवेश करना शुरू किया था
और जब उनका देहांत हुआ तो उनकी नेटवर्थ थी 10,000 करोड़ रुपए। अब दुख की बात ये थी कि राकेश जी ने पैसे के पीछे इतना अपना पैसे बनाने के पीछे इतना अपना समय लगाया, वो इतना व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपने हेल्थ पर काम नहीं किया, वरना वो और भी अधिक दिन तक जीते और उनके पास 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा नेटवर्थ होती। दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट पर आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आते हैं म्यूचुअल फंड हो गए, ETF हो गए या फिर PMS। तो इन तरीकों से हम लोग अपना इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें भैया फंड मैनेजर होते हैं जो अपने और अपने टीम के नॉलेज के अनुसार कंपनियां ढूंढते हैं और उनमें निवेश करते हैं। दोस्तों, दोनों तरीकों में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में मेहनत, रिटर्न और रिस्क जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमें शेयर मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज लेनी पड़ती है, जो कि हम ले सकते हैं बुक्स के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, कोर्सेज के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से या फिर सफल निवेशकों के इंटरव्यू देख करके। और यहाँ पे हमें अच्छी रिटर्न भी मिल सकती है और हम अपना ज़्यादा पैसा भी लॉस कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस पर। अब इनडायरेक्ट निवेश में हमें करना क्या होता है कि हमें बस पैसे निवेश करने होते हैं जो हमारे लिए कोई और मैनेज करेगा, और जब हम प्रॉफिट बनाएंगे उस पर 1 से लेकर के 3% उस प्रॉफिट पर चार्ज भी लेगा। यहाँ पर हमारी जो मेहनत होती है वो ना के बराबर होती है और रिस्क भी कम होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लगभग 7,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनमें से केवल 500 कंपनियां ही निवेश करने के लायक हैं जो अच्छी प्रॉफिट दे सकती हैं। और ये कहते हैं इंडिया के सफल निवेशकों में से एक विजय केडिया। तो अब हम समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए नॉलेज कितना मायने रखता है। यदि हमारे पास अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो यहाँ पे हम लोगों के लिए बहुत ही खतरा है भैया। हम लोग अपना पैसा यहाँ पे डुबा सकते हैं और लत लग गई तो यहाँ पे घर और यहाँ पे जो भी घर जमीन जायदाद है सब हम लोग बेच भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट द गेम ऑफ लक, यानी कि निवेश जो है वो किस्मत का खेल नहीं है। दोस्तों, कल्पना करिए कि आप अपनी पसंदीदा कार को कहीं चला करके ले जा रहे हैं और बीच रास्ते में अपनी आंखें बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि देखते हैं किस्मत कहाँ लेकर जाती है। तो दोस्तों, अब आपको पता होगा कि आपको किस्मत कहाँ लेकर के जाएगी। और यही सेम चीज़ बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं। वह किसी की बात को सुनकर कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं और सोचते हैं, देखते हैं कि किस्मत कहाँ लेकर के जाती है। वे ना तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और न ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर संभावना होती है कि वो लोग लॉस पाते हैं। और जितने भी सफल लोग हैं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। और भाई, ये लोग जो किस्मत के भरोसे चलते हैं, अब ये लोग यहाँ पे जब लॉस उठा लेते हैं तो अब इनकी कांटेक्ट में जितने भी लोग होते हैं ये सबको अपनी राम कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि भैया शेयर मार्केट में तो मेरा 10 लाख डूब गया, 5 लाख डूब गया, शेयर मार्केट तो जुआ है। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस बनने के लिए 20 से 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 से 2 साल भी नहीं लगाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में 90% लोग यहाँ पे इसीलिए 90% लोग हैं ना वो लॉस बनाते हैं। व्यापार और इन्वेस्टमेंट, बिजनेस वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अब इसको मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। राम और श्याम 2 दोस्त हैं। राम सोचता है कि वह बिजनेस करेगा, जबकि श्याम सोचता है कि वह नौकरी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि उसकी 2 बहनों की शादी करनी है, उसका घर भी बनवाना है और उसको अपनी आने वाली
फैमिली के लिए भी काम करना है, तो वह अभी रिस्क लेने की हाल में नहीं है। अब राम ने सोच रखा है कि भाई अपन को तो बिजनेस ही स्टार्ट करना है। अब राम 3 लाख रुपए निवेश करके कपड़े की दुकान खोलता है और अगले 5 साल तक वहाँ पर खुद सामान बेचता है, जिससे वह 15 से 16 घंटे खुद मेहनत करता है। और क्योंकि उसे वहाँ पे अनुभव नहीं है, उसे वहाँ पे अनुभव लेना है। अब क्या होता है कि उसकी दुकान पॉपुलर हो जाती है। अब वह रूम जिसमें वह किराए पर लेकर के कपड़ा बेचता है, वह रूम मालिक उसे हटा देता है और खुद कपड़े की दुकान डाल लेता है। अब राम अपने दुकान को दूसरी जगह पर लगाता है, जिससे उसका धंधा बहुत ही मंदा हो रहा होता है। अब धीरे धीरे उसे घाटा होने लगता है और फाइनली वो अपनी दुकान को बंद कर देता है। लेकिन अब उसके पास न कोई स्किल है और न ही कोई डिग्री है। अब वह छोटे मोटे काम करता है क्योंकि अब इसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। अब देखते हैं श्याम भाई को। श्याम को निवेश करने के लिए किसी बड़ी रकम की जरूरत नहीं है, अतः वह 5,000 रुपये मात्र से निवेश करना शुरू कर देता है। 2500 रुपये वो डायरेक्ट कंपनियों में शेयर में लगाता है, जबकि 2500 रुपये वह इनडायरेक्ट तरीके से निवेश करता है। 2500 रुपये वह स्मॉल कैप फंड में निवेश करता है। अब यहाँ पर राम की तरह उसे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसका पैसा अगर लॉस भी हो जाए तो वो मात्र 2500 रुपये ही लॉस करेगा। लेकिन अगर उसे प्रॉफिट होने लगे तो वह यहाँ पे लाखों और करोड़ों बना सकता है। अब उसे लोकेशन को भी जरूरत नहीं है, ना तो टीम की जरूरत है और न ही उसे कोई हटा सकता है। अब 20 साल बाद राम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे फंड्स में पैसे लगाता है, जैसे कि स्मॉल कैप्स में और भी बहुत सारे जो फंड होते हैं उनमें पैसा लगाता है। यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए कमाता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में क्या फ़र्क है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस से आसान है। स्टॉक मार्केट और गलतियाँ। दोस्तों सबसे सफल इन्वेस्टरों में से एक रामदेव अग्रवाल कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सफल जो इन्वेस्टर होते हैं, अगर वो 10 में से 6 बार भी सही होते हैं ना, तभी भी वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 10 कंपनियों में 10-10 हज़ार रुपये निवेश किए, यानी कि टोटल हमने 1 लाख रुपये निवेश किए। 6 कंपनियों में हमें 50% का लॉस होता है। अब वहीं पे जो 2 कंपनियां हैं उसमें ना तो हमें लॉस होता है और न ही हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन जो 2 कंपनियां और जो बच रही हैं ना, उनमें हमें 10 गुना का प्रॉफिट होता है, यानी कि वहाँ पे हम लोग 1-1 लाख रुपये बनाते हैं। तो अब हमारे पास टोटल 30,000 प्लस 20,000 और प्लस 2 लाख, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2.5 लाख रुपये हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। आपने देखा कि कैसे हमारी 10 कंपनियों में से 6 कंपनियाँ खराब थी, फिर भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। पावर ऑफ लर्निंग, सीखने की शक्ति। दोस्तों यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि दुनिया के लगभग सभी इन्वेस्टर सीखने को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। लेजेंडरी इन्वेस्टर जो वॉरेन बफे हैं ना, उनका एक कथन है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि बताइए अमीर कैसे बने, लेकिन कोई भी मुझसे ये नहीं पूछता है कि बताइए अमीर बनने के लिए आपने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ बुक्स बताऊंगा जिसे पढ़ करके आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। सो नंबर 1 है रिच डैड पुअर डैड, नंबर 2 है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और तीसरी है 16 लॉ ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल, और नेक्स्ट है बीटिंग द स्ट्रीट है, और नेक्स्ट है लर्न टू अर्न। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके बाद है नेक्स्ट स्नोबॉल, और यहाँ पे
हमें कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर भी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी जो मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो पहला ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जो बुक है वो है लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, और दूसरा है 48 लॉज ऑफ पावर, और तीसरी है परसुएशन ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि आपको ये फिजिकल बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में जा करके गूगल से, या फिर आप इन पर बुक समरी सुन सकते हैं, या फिर इन बुक्स के फुल ऑडियो बुक आप लोग यूट्यूब पे सुन सकते हैं। चार्जेस एंड टैक्सेस। स्टॉक मार्केट में यदि हम पैसा निवेश करना चाहते हैं तो हमें यह भी जानना चाहिए कि यहाँ पे कितना चार्ज और टैक्स लगता है और कहाँ लगता है। तो नंबर 1, डीमेट अकाउंट ओपन। अगर हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं ना, यहाँ पे 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक फीस लगती है। उसके बाद है नंबर 2, AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। यहाँ पे भैया 300 रुपये से लेकर के 900 रुपये तक चार्ज लगता है। और तीसरा है बाई एंड सेल, और जब भी हम लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, यहाँ पे भी टैक्स लगता है। अब चौथा है DP चार्ज। ये 10-20 रुपये लगता है, और उस दिन लगता है जिस दिन हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। DP चार्ज हमें एक दिन में एक बार ही देना पड़ता है। अगर हम 2 अलग अलग कंपनियों के शेयर बेच रहे हैं तो हमें DP चार्ज 2 बार देना पड़ेगा, और अलग अलग दिन यदि हम खरीदते हैं तो हर दिन हमें देना पड़ सकता है DP चार्ज। अब यहाँ पे जो हमारे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है वो 2 तरह से लगता है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट टैक्स या फिर कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। तो ये 2 तरह से लगता है। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। तो अगर हम 1 साल से कम समय में प्रॉफिट बना करके शेयर बेचते हैं तो प्रॉफिट पे हमें 15% का टैक्स देना पड़ता है। अब दूसरी बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। यहाँ पे अगर हम साल भर से ऊपर प्रॉफिट बना करके अगर हम कंपनी के शेयर बेचते हैं तो यहाँ पे हमें 10% का टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट पे। एग्जाम्पल, यदि मैंने फलाना लिमिटेड कंपनी का 1 लाख शेयर यहाँ पे बेचा और 10 महीने में बेचा, और मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो भैया 1 लाख हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि टाइम था 10 महीने, ठीक है, तो यहाँ पे 15% का शॉर्ट टर्म टैक्स लगा, यानी कि 15,000 रुपये यहाँ पे हमको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और दूसरा मान लीजिए कि मैंने धमाका कंपनी का जो है कि शेयर खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख शेयर खरीदे थे किसी कंपनी का, और जिस पे मुझे 80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब चूँकि टाइम जो है वो 1 साल से अधिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने 1 लाख के शेयर खरीदे थे, ठीक है, और यहाँ पे मेरा हो जाता है 1,80,000 रुपया, यानी कि मेरे को 80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब प्रॉफिट पे लगेगा 10% का चार्ज, यानी कि यहाँ पे मुझे 8,000 रुपये देने पड़ेंगे चार्ज के रूप में। दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में सीखने को मिला होगा। यदि आपने शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा भी कुछ जाना, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया मेरे वजह से, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानूंगा, और जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाएगी। दोस्तों, हमारा मिशन 2040 तक 10 मिलियन लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन को डालना है, उनको फाइनेंशियली एजुकेट करना है। आप वीडियो को शेयर करके हमारे मिशन का पार्ट बनिए, और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। दोस्तों, मैं सुनील चौहान एक फाइनेंस कोच हूँ, और अगर आप पर्सनल फाइनेंस या फिर बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप लोग सीट बुक कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और आई लव यू ऑल। ऐसे ही अपने आप को बेहतर बनाने वाली वीडियोस देखते रहिए।